जी बच्चों स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। तो जो मैं बता दूं, मार्जिनल कॉस्टिंग हर बार हर एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रखता है, राइट। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके एग्जाम में भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, राइट। तो आप कहोगे सर ऐसा क्या है हमारे इस चैप्टर के अंदर? बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। क्या वर्ड यूज किया हमने? मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है, राइट। कैसे यूज होता है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, राइट। पर मैं फिलहाल इतना बता रहा हूं कि आपके एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इस चैप्टर में है क्या, डेफिनेटली हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मार्जिनल का मतलब क्या होता है। इनफैक्ट मार्जिनल का मतलब आपको मालूम भी है, मार्जिनल का मतलब आपको मालूम भी है। मार्जिनल मतलब एडिशनल। जब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशनल समथिंग, एडिशनल कॉस्टिंग, additional costing, right? And this additional costing is basically used for the purpose of decision making, to be used for decision making। ठीक है, आप कहोगे सर डिसीजन मेकिंग के कैसे? तो डिसीजन मेकिंग का काम तो बहुत सिंपल सा होगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या करना होगा? हमें डिसाइड करना होगा कि हमें किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए या नहीं, या ऐसे कहो कि किसी प्रोडक्ट को हमें सेल आउट करना चाहिए या नहीं, राइट। आप कहोगे सर किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहिए या नहीं, इसके लिए हमारे मैनेजमेंट के पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं उसको सोचने के लिए। am I right or wrong? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मीन्स हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट को जो बेचना चाहते हैं वो हमारे प्रोडक्शन लिमिट के अंदर है या नहीं, हम उसको टाइम पर डिलीवरी कस्टमर को कर पाएंगे या नहीं, राइट। बट सर यहाँ पर जब हम कॉस्टिंग में बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एंगल से। आई रिपीट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक जो प्रोडक्ट है हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द पर्पस ऑफ सेल होगा या नहीं होगा, राइट। समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मानो जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूं यही पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग है, पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग है, राइट। क्या मैंने कहा? सर देखो, मान लो कि आप कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, मान लो कि आप जो है कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो और वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी कॉस्ट इस प्रकार है। क्या कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लो दिस इज ₹50,000, राइट। और नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितने हैं? मैंने कहा सपोज करो यूनिट्स आर 100। तो अगर यूनिट्स 100 है तो पर यूनिट आपके पास ये कॉस्ट कितने रुपीस की हो जाएगी? 500। इसके अलावा बच्चों इसकी फिक्स कॉस्ट भी है, और सपोज दैट द फिक्स कॉस्ट इज ₹50,000 अगेन। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी कितनी हो जाएगी? 500 रुपए। तो इसका मतलब है कि आपको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट का खर्चा होता है वो कितने रुपीस का होता है? 1,000 रुपए का, 1000, राइट। अब आप ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हो, एंड सपोज दैट यू हैव ए प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ 10,000 यूनिट्स, राइट। और आप जो ये क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी, दिस इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है, एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू सपोज टू बी 8,000 यूनिट्स। आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 8,000 यूनिट्स का। और से सपोज करो एक नया ऑफर आपके पास आता है और इस ऑफर में आपको कहा जाता है कि इस ऑफर के थ्रू आप उस पर्सन को प्रोडक्ट बेचो। मतलब आपके पास एक प्रपोजल है टू सेल प्रोडक्ट, राइट। सो इज इट गुड और बैड? गुड। आपके पास एक ऑफर है, सपोज दैट 500 यूनिट्स का, और 500 यूनिट्स का जो ऑफर है वो कहता है कि हम आपसे 500 यूनिट्स परचेज करना चाहते हैं। आप कहोगे बहुत अच्छी बात है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो 8,000 है, जबकि हम बना सकते हैं 10,000, तो 2,000 यूनिट्स तो हम और भी बना सकते हैं, राइट। तो 500 यूनिट्स का ऑफर आया है, दैट इज गुड।
बट वो पर्सन कहता है कि हम आपसे ये प्रोडक्ट परचेज तो करना चाहते हैं बट नॉट एट ₹1200 और 1500। सोचो, अगर आप इस प्रोडक्ट को 1000 पे प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, तो इसको सेल आउट जो कर रहे होगे वो 1000 से ज्यादा में कर रहे होगे या कम में? ऑब्वियसली ज्यादा में। हमने कहा इसमें अपना आपने प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर दिया। सपोज दैट इट इज ₹500, तो आप इस प्रोडक्ट को 1500 में बेच रहे हो, राइट। बट सो नया जो ऑफर है ना, उस ऑफर के थ्रू आपको कहा जाता है कि 500 यूनिट्स वो आपसे 700 रुपए में खरीदना चाहता है। कितने में खरीदना चाहता है? 700 रुपए में, 700। अब आप मुझे बताओ, इन 700 रुपीज के इस नए ऑफर को आप एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं? ऑब्वियसली आपके मन में जैसे ही मैंने बोला कि बताइए क्या 700 रुपए के इस प्रोडक्ट के ऑफर को आप एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आता है? नो। नो आपका आंसर इसलिए आता है क्योंकि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पढ़ी हुई। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ेंगे तो आपका आंसर नो से बदलकर यस हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस इज अबाउट द डिसीजन मेकिंग। दिस इज अबाउट द डिसीजन मेकिंग। आपको किसको नहीं समझ में आया, इसको आप खुल के बताओ, है ना। आप क्या कहोगे सर, इसको और डिटेल में बताओ। सर देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिशनल प्रोडक्शन, राइट, एंड द एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट्स। इन 500 यूनिट्स के लिए सोचो, सब कुछ मत सोचो। क्या सोचो? ओनली फॉर द 500 यूनिट्स। फॉर दिस 500 यूनिट्स, how much variable cost you have to incur? अभी आपने कहा ना कि 500 रुपए पर यूनिट, तो 500 पर यूनिट के हिसाब से 500 यूनिट्स के लिए आपके पास जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25,000, राइट। अच्छा, इन 500 यूनिट्स के लिए आपकी फिक्स कॉस्ट कितने रुपीस की होगी? सोचो, 500 रुपए पर यूनिट, बट सर इन 500 रुपए पर यूनिट, बट सर पहले बताओ, ये तो 50,000 की फिक्स कॉस्ट है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? थोड़ा सोचो। इसमें फैक्ट्री का रेंट इंक्लूड होगा, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, इसमें मैनेजर सैलरी इंक्लूड होगी जो कि हर महीने की एक जैसी होती है, ये सब इंक्लूड होगा ना, राइट। तो इसमें ये सब कुछ इंक्लूड होगा, राइट। अब मुझे बताओ, एडिशनल 500 यूनिट्स के लिए क्या आप एक नई फैक्ट्री लेने जा रहे हो? नहीं, फैक्ट्री तो वही वाली होगी जो पहले थी। एडिशनल 500 यूनिट्स के लिए क्या आपको और डेप्रिसिएशन मशीनरी का चार्ज करना पड़ेगा? नो। एडिशनल 500 यूनिट्स के लिए क्या एक नया मैनेजर रखोगे? मतलब फिक्स कॉस्ट का तो आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो ही नहीं रहा। आपको उसका कहोगे सर फिक्स कॉस्ट का खर्चा हो रहा है, सर बिल्कुल हो रहा है 50,000 रुपए, पर सर वो तो 500 यूनिट बनाओ या नहीं बनाओ, दोनों सिचुएशन में होगा। आप चाहे 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करो या 500 यूनिट्स प्रोड्यूस ना करो, दोनों सिचुएशन के अंदर आपको फिक्स कॉस्ट का वो खर्चा करना होगा जो आप पहले ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो, राइट। तो मैं कहने का मतलब ये कि 50,000 का खर्चा तो हर सिचुएशन में होगा। इन एडिशनल 500 यूनिट्स के लिए आपके पास कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट का अमाउंट खर्च होने वाला नहीं है, राइट। तो बच्चों, अगर मैं कहूं कि आपकी एडिशनल कॉस्ट क्या है, एडिशनल कॉस्ट क्या है, सो योर एडिशनल कॉस्ट इज ₹25,000। और अगर इसको हम पर यूनिट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो इट विल बी 25,000 डिवाइड बाय 500, नो डाउट 500 रुपए आता है। और सर आपको जो न्यू ऑफर है, न्यू ऑफर वो कितने में मिल रहा है? 700 रुपए। न्यू ऑफर कितने मिल रहा है? 700 में। तो मतलब एक्स्ट्रा आपको अभी भी कितने मिल रहे हैं? 200। इस 200 को, जो कि बेसिकली सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एडिशनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके आता है, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट नहीं, कंट्रीब्यूशन। जब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन में हम लोग एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं। क्या माइनस नहीं की हुई हमने? फिक्स कॉस्ट। क्यों नहीं माइनस की हुई? क्योंकि उन एडिशनल कॉस्ट के लिए हम लोगों ने एडिशनल फिक्स कॉस्ट खर्च भी कहां की है। एडिशनल फिक्स कॉस्ट खर्च करेंगे तो माइनस करेंगे, राइट। सो बच्चों,
अगर कंट्रीब्यूशन आपके पास पॉजिटिव है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि इट इज ए पॉजिटिव, तो हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे, राइट? यस ना? सो हम मैन्युफैक्चर भी करना चाहेंगे और साथ ही साथ सप्लायर को इस प्रोडक्ट को बेचना भी चाहेंगे. सो वी विल लाइक टू सेल दिस प्रोडक्ट to new customer, राइट? तो जो अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों बताओ मार्जिनल कॉस्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट मीन्स एडिशनल कॉस्ट, राइट? और एडिशनल कॉस्ट एक्चुअल में होती कौन सी है, वेरिएबल वाली या फिक्स वाली? राइट, डेफिनेटली वेरिएबल वाली. तो जब हम यहां पर इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, तो इसी टॉपिक को हम लोग वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग और यू कैन से वेरिएबल कॉस्टिंग. सो बोथ आर द सेम थिंग, राइट? सो here in this chapter basically we will talk about the variable costing and we will talk about the additional production, additional supplier offer, additional basically new customer जो हम लोग अपनी करंट कैपेसिटी से भी ज्यादा मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं. और उस पर्पज के लिए जो हम लोग कॉस्ट कंसिडर करेंगे वो हमारी टोटल कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी? वेरिएबल कॉस्ट. इस पर्पज के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन से. और स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अब आप समझ भी चुके हैं. दिस इज बेसिकली कैसे आएगा? यस प्लीज, कैसे आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, राइट? और बच्चों ये जो स्टेटमेंट होगी दैट वी हैव टू प्रिपेयर इन टू टर्म्स, वन इन टोटल एंड अदर इन पर यूनिट. वन इन टोटल एंड अदर इन पर यूनिट. तो हम दो तरह से बनाएंगे. तो हमने कहा कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? सेल्स से. तो सेल्स में हमने यहां पर टोटल लिख दिया और क्या लिख दिया? पर यूनिट, राइट? और माइनस क्या कर देंगे बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया एंड द रिमेनिंग क्या बचता है, इसको क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन. और माइनस कर देंगे, क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट. और अब आपके पास जो बचेगा दैट इज का बेसिकली प्रॉफिट. और हमारे जो डिसीजंस होंगे मार्जिनल कॉस्टिंग वो किस बेसिस पे होंगे? कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, राइट? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स बट ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन. अभी तक जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स में या फिर कभी सोचा होगा, तो हमेशा ये सोचते होंगे कि प्रॉफिट अगर होता है तो हम काम करते हैं, प्रॉफिट नहीं होता है तो काम नहीं कर सकते हैं. बट सर ऐसा नहीं है, राइट? बच्चों ध्यान दो, मैं आपको बड़ा सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. जब फोन, सेल फोन बेसिकली मार्केट में आए थे, तो मुझे बताओ एक कॉल का रेट कितना होता था? अंदाजा, मतलब कुछ याद, कुछ मालूम आपको? तो इट इज रुपीज 18 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए पर कॉल पर मिनट, राइट? अच्छा, धीरे धीरे ऐसा क्यों? क्योंकि जब नया सेल फोन आया तो नो डाउट बहुत सारी फिक्स कॉस्ट खर्च हुई. फिक्स कॉस्ट खर्च करने के बाद इसको रिकवरी की बात हुई. पर एक बार फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई, राइट? या फिर एक बार जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होना था उससे कम हुआ, तो उन्होंने सोचा कि एडिशनल कॉस्ट खर्च करके अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है सो वी हैव टू सेव इट, राइट? तो ये जो कॉस्ट है, ये जो वैल्यू है आज के डेट में कितना हो गई है? 18 पैसे, 20 पैसे पर कॉल. मतलब कंपनीज कैसे सोचती हैं? ये सोचती हैं कि भाई अगर कॉल्स आती हैं तो कॉल से हमें रेवेन्यू आएगी 20 पैसे पर कॉल, राइट? हमारा खर्चा कितना होगा? अब जो खर्चा होगा वो कौन सा वाला खर्चा सोचती हैं? फिक्स कॉस्ट वाला, जो कि आज से 10 साल पहले उन्होंने खर्च किया था? नहीं. कौन सा खर्चा? वेरिएबल कॉस्ट वाला. वो सोचती हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर कॉल कितना है. उन्होंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट 5 पैसे का है, तो सर अभी भी 15 पैसे पर कॉल तो कंट्रीब्यूशन बच रहा है, राइट? सो दे आर वर्किंग ऑन द मार्जिनल कॉस्टिंग, करेक्ट? ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब कौन सी कॉस्टिंग? एडिशनल कॉस्ट, और यू कैन से वेरिएबल कॉस्ट.
आई थिंक क्लियर, राइट। सो कंक्लूड करते हैं, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग we are concentrating on variable cost, right? And any additional production will be beneficial only if additional revenue exceeds किसे, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिकली हम लोग आपके साथ जो बात करते हैं वो किस बारे में बात करते हैं? हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। आई थिंक इजी कॉपी करेंगे छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब जो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं। देखो, आपके इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है वो आता है सीवीपी एनालिसिस। क्या बोला मैंने? सीवीपी एनालिसिस, राइट। तो जो कि हर एक मतलब हर बार कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। ये क्या है? दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। आई रिपीट अगेन, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इस एनालिसिस के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। हम आज नेक्स्ट वीडियो के मतलब नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले इन फॉर्मूलाज पर, इन कॉन्सेप्ट पर कंसंट्रेट करेंगे ताकि इस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में आप लोग परफेक्ट हो जाएं। एंड आई गारंटेड यू कि आप परफेक्ट नहीं, मोर देन परफेक्ट हो जाओगे, आप सिखाओगे, राइट। और बच्चों यकीन मानो, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। बट आपको जैसे मालूम है, ये बात मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बोलता हूँ, राइट। और एक्चुअल में होता भी है, राइट। तो ये भी बहुत बहुत आसान चैप्टर है। किसी ने कुछ भी आपको कहा हो उसकी बात मत सुनना, उसको बता देना कि ये चैप्टर बहुत बहुत आसान, राइट। तो सबसे पहले आप कॉपी करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड। यहां से ओके, और नीचे ये जरूर कॉपी कीजिए, ये जरूर कॉपी कीजिए, प्लीज कॉपी दिस। हाँ जी बच्चों, लेट अस प्रोसीड। आपने इससे पहले क्या किया? सीवीपी एनालिसिस स्टार्ट करने का एक बेसिक किया आपने, है ना। अभी तो हमने सीवीपी एनालिसिस स्टार्ट भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सीवीपी एनालिसिस। और मैंने आपको बता दिया है कि आपके एग्जाम में कुछ आए ना आए, इस पर बेस क्वेश्चन जरूर आता है, राइट। छोटा बड़ा, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का, डिफरेंट मार्क्स के इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? सीवीपी एनालिसिस, राइट। देखो, नो डाउट इस वाले टॉपिक के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। तो मैं सबसे पहले ना आपको इन सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझा रहा हूं, राइट। और उसके बाद हम लोग एक एक करके इन फॉर्मूलाज को, इन कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल कर लेंगे और कंपाइल करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। इज इट क्लियर? राइट। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1, एंड द कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये आपको मालूम है कि सर जो कॉस्ट होती है वो कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट एंड नंबर 2 फिक्स कॉस्ट। नो डाउट अभी जो मैं बताने जा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये आता है, राइट। बट क्योंकि हमारे टॉपिक में इसका यूज हो रहा है, इसलिए मैं इसको रिकैप जरूर करवाना चाहूंगा। कॉस्ट 2 तरह की होती है। नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट एंड नंबर 2 फिक्स कॉस्ट, राइट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट? इसका कॉस्ट साथ के साथ लिखेंगे
इज अ कॉस्ट दैट विल remains constant per unit. That will remains constant per unit. तो ये जो कांस्टेंट रहती है वो कैसे रहती है? पर यूनिट में। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सोचो। देखो मान लो कि मुझे एक वॉच बनानी है। क्या बनाना है? वॉच। बड़ा सिंपल एग्जांपल। अब वॉच बनाने के लिए मुझे एक वॉच तो अंदर की मशीनरी से बनेगी, पर उसके पहले मुझे क्या चाहिए? हाँ जी, क्या चाहिए? एक तो स्टेप चाहिए, ऊपर इसके साथ इसका डायल भी चाहिए। अब जो ये डायल है ये है 200 रुपए का, और जो ये स्टेप है वो है 100 रुपए का। तो इसका मतलब है कि इस डायल एंड स्टेप के अंदर मेरा कितने रुपए का खर्चा हो जाएगा? 300 रुपए का। अब जो ये 300 रुपए है ये मेरी कौन सी कॉस्ट है? दिस इज माई रॉ मटेरियल कॉस्ट। एम आई राइट? दिस इज माई रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो इस रॉ मटेरियल कॉस्ट को 300 रुपए को मैं क्या कहूंगा? वेरिएबल कॉस्ट। क्यों कहूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट? मैं ऐसे इसलिए कहूंगा कि सर सपोज करो कि मुझे 50 वॉचेस बनानी है, 50 वॉचेस। तो अगर 50 वॉचेस बनानी है तो आपके पास कॉस्ट ऑफ द डायल एंड स्टेप, कॉस्ट पर वॉच कितना है? हाँ जी 300। और वो जो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 300 इंटू 50 यानी कि कितना? 15,000। अब अगर सपोज करो मुझे 100 वॉचेस बनानी है तो क्या होगा? तो एक की कॉस्ट तो अभी भी कितने रुपीस की है? 300 रुपए की। पर सर मेरा जो ये टोटल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो आई हैव टू मेक सपोज 200 वॉचेस, तो कॉस्ट पर डायल पर स्टेप इज 300 एंड फॉर द 200 वॉचेस 60,000 एंड देन 500 वॉचेस 300 रुपए पर वॉच पर स्टेप एंड पर डायल। तो टोटल कितना बचो? 1,50,000। आई थिंक क्लियर? अच्छा, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई है। और हमने क्या सिखाया था आपको? हमने सिखाया था कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो कैसे सेम रहती है। आपको अगर सर पर यूनिट, ये सेम कहां है? सर पर यूनिट तो अभी भी सेम है। जितनी मर्जी वॉचेस बनाते रहो, पर वॉच मतलब पर एक वॉच के लिए एक डायल चाहिए और एक स्टेप चाहिए। तो 300 रुपए का खर्चा तो हमारा ऑलरेडी फिक्स्ड है ना? 300 रुपए का हमारा खर्चा तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। पर सर वेरिएबल कॉस्ट का जो लमसम का अमाउंट है वो हमेशा हमेशा प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। राइट? तो हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट ये भी है दैट वेरिएबल कॉस्ट इन लमसम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, साथ के साथ लिख रहे हैं नहीं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। राइट? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे अकॉर्डिंग आपको आता तो है बट रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि इस पूरे पॉइंट का यूज हमारे इस कॉन्सेप्ट में, हमारे इस टॉपिक के अंदर होने वाला। सो वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट एंड दैट विल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड दैट विल डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन। राइट ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों हमने ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए किया। अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो चलो फिक्स कॉस्ट को कोई एग्जांपल बताओ, क्या मन में आता है? रेंट, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट, कुछ भी हो सकता है। तो रेंट जो है, मान लो फैक्ट्री का पूरे साल का रेंट जो है वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। उसके अलावा और बताओ, मैनेजर सैलरी, बोलो मैनेजर सैलरी। अब मैनेजर की सैलरी तो हमें पे करनी ही पड़ेगी, चाहे तो प्रोडक्शन हो चाहे तो प्रोडक्शन ना हो। अगर आपने मैनेजर रखा हुआ है तो यू हैव टू पे द सैलरी, सो दैट इज अगेन फिक्स्ड। राइट? तो इसी तरह से डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर सैलरी, बहुत सारी और भी हैं। मैंने कहा सर ये जो टोटल अमाउंट हो गया वो कितने रुपीज का हो गया? 4 लाख रुपए का। राइट? अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप 50 वॉचेस बनाओगे, 50 वॉचेस या 100 वॉचेस बनाओगे या फिर 500 बनाओगे या फिर 5000 बनाओगे, राइट?
तो हमारा जो ये फिक्स कॉस्ट का खर्चा आपने अभी कैलकुलेट किया था, ये फिक्स कॉस्ट का खर्चा हर सिचुएशन में कितने रुपीस का होगा? हर सिचुएशन में कितने रुपीस का होगा? 4 लाख। ऐसा क्यों? फिक्स तो फिक्स होता है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि चाहे तो आप 50 बनाओ चाहे 5000 बनाओ, तो हमारी फिक्स को रेंट का जो अमाउंट है दैट विल रिमेन सेम, मैनेजर की सैलरी विल रिमेन सेम, डायरेक्टर की सैलरी विल रिमेन सेम। देखो जनरल लैंग्वेज में तो ऐसे ही बोलते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। हम क्या बोलते हैं? दैट फिक्स कॉस्ट, साथ ही साथ कॉपी कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट विल remains constant, that will remains constant every time, yeah, that remains constant for all level of production. You can say, क्या लिख सकते हैं इसको हम? for all level of production। ठीक है बच्चे? बट जो हमने बोल तो दिया, बट सर एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, इज नॉट गुड, इज नॉट करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। आप कहोगे सर कैसे? सर देखो, मैं अगर सर मैं एक रूम में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस रूम के अंदर सपोज करो मेरे पास 8 बच्चे हैं, इस रूम का रेंट है सपोज दैट 15,000, तो रेंट इज द फिक्स कॉस्ट और नॉट? इट इज द फिक्स कॉस्ट। अगर इसमें 8 बच्चे हैं तो कितने का रेंट? 15,000। अगर मान लो इसमें 12 हो जाते तो क्या होता? 15,000। अगर इसमें 20 हो जाते तो क्या हो जाता? रेंट कितना होता? 15,000। पर सर मैंने कहा नहीं, 200 बच्चे हैं, अब क्या बताओ? अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बालकोनी बनानी पड़ेगी, कई सारी बालकनी बनानी पड़ेगी, तब जाके रेंट 15,000 होगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा? एक और बड़ा स्पेस लेना होगा, और बड़ा स्पेस ऐसा लेना होगा जिसमें कि 200 बच्चे आ सके, राइट? तो सर क्या उसका किराया भी, उसका रेंट भी 15,000 ही होगा? हाँ जी, नहीं, उसका रेंट जो होगा वो इससे ज्यादा होगा। मतलब अगर मेरे रूम की कैपेसिटी 50 बच्चों की है और मैं अगर दूसरे रूम में शिफ्ट कर जाता हूं जिसकी कैपेसिटी 200 बच्चों की है, तो रेंट डेफिनेटली दोनों जगह पर, दोनों स्पेस पर सेम नहीं होगा, राइट? तो यानी कि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट 15,000 से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। पहले आपने क्या कहा था? फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? पर सर ऑल लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रेंट का अमाउंट सेम क्यों नहीं आया? अगर मैं वॉचेस की बात करूं तो 50 वॉचेस ठीक है, 100 ठीक है, 500 ठीक है, 5,000 भी ठीक है। सपोज करो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 की है, तो 10,000 तक तो हमारा जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा रहेगा वो कितना रहेगा? 4 लाख की रहेगा। पर सर अगर मान लो 2 लाख की प्रोडक्शन करनी है वॉचेस की, तो और अगर 10 लाख की प्रोडक्शन करनी है तो सर इस वाले रेंट से, इस वाले मैनेजर से, इस वाले डेप्रिसिएशन से काम चलने वाला नहीं है। तो सब कुछ क्या करना होगा? इंक्रीज। मतलब ये कि ये स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, बट ये तब तक ठीक है अगर हम अपने मैक्सिमम कैपेसिटी की रेंज तक बात करते हैं। अगर आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी की रेंज से भी ज्यादा प्रोडक्शन की बात आप कर रहे हो तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है। मतलब फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, राइट? फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, बी केयरफुल। बट सर इन जनरल, अगर मैं जनरल एक बात करूं तो इन जनरल टर्म फिक्स कॉस्ट विल रिमेन्स कांस्टेंट। जस्ट 1 मिनट। राइट, तो एक जनरल की बात करें तो पर अपने माइंड में रखना कि फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है अगर हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा की प्रोडक्शन करते हैं। आई थिंक क्लियर? ओके। अच्छा, अगर आपको कहा जाता है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट
फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बताओ। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, ध्यान दीजिए, ऐसा है या नहीं। देखो 4 लाख की कॉस्ट 50 वॉचेस, बताओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई? डिवाइड कर दो, 4 लाख डिवाइड बाय 50, 8,000, 8,000 रुपए। अच्छा 4 लाख डिवाइड बाय 100, अब कितना हो जाएगा? 4,000। 4 लाख डिवाइड बाय 500, अब कितना हो जाएगा? 820, 800, ओके 800। और 4 लाख अपॉन 5,000, 80 रुपीज। तो सर क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, राइट ना। सो क्या कंक्लूजन निकालें? दैट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, यस प्लीज, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, राइट, डिक्रीजेस with increase in production। प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती रहती है, एंड वाइस वर्सा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती रहती है विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन, राइट। सो बच्चों, वी हैव टू रिमेंबर दीज स्टार रूल्स इन द मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर। अगर आपको ये याद नहीं है हर पॉइंट पर, हालांकि बहुत इजी है, मुझे मालूम है, मैं तो खुद कह रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग ही बहुत इजी है, राइट। सो अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको दिक्कत होगी, राइट। सो आगे प्रोसीड करें। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? वेरिएबल कॉस्ट के लिए, वेरिएबल कॉस्ट के लिए बोला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइट। And then variable cost in lump sum will increases with the increase in production. And fixed cost के बोला, fixed cost in lump sum will remains constant for all the level of production. And फिर आपको मैंने कहा that fixed cost per unit decreases with the increase in production, right? Okay, आगे चलते हैं। So जी हमने अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीखा, नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट। सो देखिएगा सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, and the second concept is concept number 2, right। देखो भी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टेटमेंट फॉर्म की थी, स्टेटमेंट का नाम क्या था? स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, है ना। हमने एक स्टेटमेंट की थी, स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा से फॉर्म कर रहा हूं, और यकीन मानो बच्चों, आपको 99% केसेस के अंदर, 99% क्वेश्चंस के अंदर यही स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, राइट। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, राइट। और स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं? हमने कहा सेल्स से स्टार्ट करते हैं, और सेल्स में से क्या माइनस कर देते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अब जो बड़ा सिंपल है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, दैट्स इट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आप कहेंगे कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन इज आल्सो वन काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। भाई अगर आप रेवेन्यू में से कॉस्ट हटा दोगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा? प्रॉफिट, राइट। अब आप कहोगे सर इस कॉस्ट में तो सिर्फ आपने वेरिएबल कॉस्ट हटाई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एडिशनल की बात कर रहे हैं, और एडिशनल में फिक्स कॉस्ट तो हमारी खर्च होती ही नहीं है, right। So here we are talking about that sales minus variable cost is equal to contribution. Contribution is just like a profit, right। हाँ अगर आप कहोगे नहीं सर मुझे तो वो वाला प्रॉफिट निकालना है जो कि मैं पहले निकालता था, पहले फाइंड करता था, तो कोई बात नहीं, आप इस कंट्रीब्यूशन में से भी क्या माइनस कर दो? फिक्स कॉस्ट। तो अब आपके पास जो बच जाएगा दैट इज योर प्रॉफिट, राइट। दिस इज नॉट द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दिस इज द स्टेटमेंट जो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। कॉन्सेप्ट इज कि हम यहां पर एक रेशो निकाल रहे हैं, राइट। इस रेशो को मैं बोल रहा हूं कंट्रीब्यूशन रेशो। देखो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों बताओ रेशो क्या होता है? रेशो, तो आप कहेंगे रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, वन नंबर इन द न्यूमरेटर एंड द अनदर नंबर इन द डिनोमिनेटर। ऐसे ही होता है,
अब सर यहां पर भी यही होगा, रेशो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, वन इन द न्यूमरेटर एंड अनदर इन द डिनोमिनेटर। बच्चों कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आप ऑलरेडी पुरानी क्लास में फाइंड कर चुके हो, लाइक मैंने कहा नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो क्या होता था? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होता था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऐसे होता था। अब यहां पर है कंट्रीब्यूशन रेशो। बताओ बच्चों क्या होगा इसका ना? देखो कितना आसान है, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि आपको आता है सब कुछ। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पर सर इसका हमारा एक और नाम है, हालांकि ये कंट्रीब्यूशन रेशो ही है, इसको हम कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो भी कह सकते हैं। इसका और भी एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, राइट। और इसको प्यार से हम बोलते हैं पीवी रेशो, राइट। हम लोग पीवी रेशो ही बोलेंगे, बट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? कंट्रीब्यूशन रेशो। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द कंट्रीब्यूशन विद सेल्स। आई थिंक क्लियर? अच्छा, तो बच्चों हमने ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 कर दिया। और ये कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। बट सर थोड़ा ध्यान दो, ये कंट्रीब्यूशन ऐसे बैकवर्ड भी आ सकता है। यस, अगर मैं आपको कहूं कि ये कंट्रीब्यूशन आपने कैसे फाइंड किया, तो आप कहेंगे इट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों अगर आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से अच्छी तरह से समझ लिए ना, तो सीवीपी एनालिसिस आपको बहुत बहुत आसान लगेगा, और आई गारंटीड यू कि आप सबको सिखाएंगे। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? बैकवर्ड आके। और ये बैकवर्ड आके कैसे होगा? प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। आई थिंक क्लियर? अच्छा, तो बच्चों ये हमने बेसिकली पहली स्टेटमेंट बना दी, मतलब कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब बच्चों मैं इसमें कुछ वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूं और कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं। मैंने कहा सर सेल्स इज रुपीज, वैल्यूज रिप्लेस करने की बात हो रही है। कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो सेल 10 लाख की है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख की है, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 4 लाख, राइट। एंड फिक्स कॉस्ट इज सपोज 1 लाख, प्रॉफिट इज रुपीज 3 लाख। अब मुझे क्या फाइंड करना है? कंट्रीब्यूशन रेशो, राइट। मैं कैसे फाइंड करूंगा? लेट्स सी दिस। मैंने कहा वी हैव टू फाइंड आउट पीवी रेशो। तो पीवी रेशो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना फाइंड हुआ था? 4 लाख ना, 4 लाख अपॉन सेल्स कितनी है? 10 लाख इंटू 100, तो बच्चों कितना हो गया? ये 40%। अब बच्चों जब ये पीवी रेशो 40% आ गया, इसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटरप्रेट करेंगे एक्चुअली 40% नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप सेल्स के साथ। सो इफ द पीवी रेशो इज 40%, दिस मीन्स दैट द कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। आई रिपीट अगेन, इफ द पीवी रेशो, if PV ratio is 40%, it means contribution is 40% of किस चीज का? सेल्स का। वेरी सिंपल। आई थिंक क्लियर? राइट। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझेगा। अगर मैं कहता हूं कि आपके एक पेपर में एग्जाम में मार्क्स 60% आ गए, तो इसका दूसरा मतलब है कि आपके कितने मार्क्स नहीं आए? ऑब्वियसली 60% आए तो 40% नहीं आए, राइट। तो बच्चों अगर कोई रेशो होती है तो उस रेशो से हम एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, और उस नंबर के अलावा बाकी जो नंबर होते हैं वो भी हमें कुछ बताते हैं। लाइक इन दिस केस हमने कहा दैट पीवी रेशो इज 40%, दिस मीन्स दैट दैट कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल। सो व्हाट इज द 60%? 60% क्या चीज है? थोड़ा सोच के बोलो। यस, वेरिएबल कॉस्ट। आप कहोगे सर कैसे? थोड़ा सिंपल है। सर देखो, आपने इस 10 लाख को 2 हिस्सों में बांटा।
10 लाख के दो हिस्से कौन से हैं? वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। तो अगर 10 लाख का एक हिस्सा कंट्रीब्यूशन है तो दूसरा हिस्सा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। अगर 10 लाख का एक हिस्सा कंट्रीब्यूशन है तो दूसरा हिस्सा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो इफ द कंट्रीब्यूशन इज 4 लाख का 10 मतलब 40%, तो बाकी जो हिस्सा हो गया वो क्या बचा? वेरिएबल कॉस्ट रिलेशनशिप। तो बच्चों इंटरप्रिटेशन के अंदर जब पीवी रेशियो 40% है तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन तो यही है दैट द कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी है दैट इफ पीवी रेशियो is 40%, it means variable cost ratio is 60% of sales. Got it? और बच्चों क्या इन दोनों का जो सम होगा हमेशा 100 होगा? यस, ऑलवेज, हमेशा। आपको कैसा नहीं, हम तो नहीं मानते, प्रूफ करके बताओ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों पीवी रेशो का फॉर्मूला बताओ तो आपको कहोगे पीवी रेशो इज नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन रेशो, राइट? ये कैसे आ जाएगा? इट विल बी लाइक दिस, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो कैसे आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है बच्चे? कंट्रीब्यूशन रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, वेरिएबल कॉस्ट रेशो मतलब वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। हमने दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दी। इनमें से हम लोग 100 तो कॉमन ले सकते हैं, अपॉन में क्या बच जाएगा? सेल्स, और यहां क्या बच जाएगा? कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और बच्चों ध्यान से देखो, हमारी स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होता है? सेल्स के। जब आप बैकवर्ड जाओगे तो नेगेटिव वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब आपके पास ये बच जाएगा सेल्स, और अगर ये सेल्स बच जाएगा तो सेल्स अपॉन सेल्स है और इनटू 100 तो है ही, ये कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी क्या बचेगा? 100 ओनली। सो इट एम्प्लॉइज, अब हमें हमेशा के लिए मालूम चल गया दैट द पीवी रेशो प्लस, बोलो, मान के चलो कि मैं आपके सामने ही बैठा हूं और आपको बोलना है प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। और अब आपके पास कभी भी इन दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन पता होगी तो आप दूसरी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। लाइक इफ द पीवी रेशो इज 30%, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज 70%, पीवी रेशो इज 70%, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज 30%, एंड सो ऑन। 10, 90, 80, 20, 50, 50। तो अगर आपको मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशो दे दूं 30%, तो ऑब्वियसली पीवी रेशो क्या हो जाएगी? 70%। तो इनका रिलेशनशिप हमेशा 100 के इक्वल आएगा। सो दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट नंबर 2 ना? 2। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉपी कर लिया या नहीं? यस और नो? नो। कॉपी कीजिएगा प्लीज, प्लीज कॉपी दिस। हाँ जी बच्चों, लेट अस प्रोसीड। तो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, राइट? 1 क्या था? 1 क्या था? कॉस्ट दो तरह की होती है। नंबर 1 फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट, और वेरिएबल कॉस्ट लमसम में इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट लमसम में कांस्टेंट है, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस with the increase in production. Concept number 2 क्या है? PV ratio. PV ratio, or you can say contribution ratio, is the relationship between contribution and sales. Contribution upon sales into 100 is the PV ratio, right? So it is just a relationship. It is a profitability ratio like, right? So यहाँ पर आप contribution कैसे निकाल सकते हो? Sales minus variable cost करके, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके।
उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा दैट वेरिएबल कॉस्ट रेशो प्लस पीवी रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। याद रहेगा? ओके, तो हम लोग साथ के साथ रिवाइज भी कर रहे हैं। अब हम और आगे प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 3 एंड दैट इज बेसिकली साथ के साथ कॉपी करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। सो बच्चों, जैसे मैं बोलता हूं ब्रेक इवन पॉइंट, बच्चों के मन में आता है नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं पूछूंगा आपसे, बच्चों बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे भैया नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस तो ठीक है, यहां पर हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, याद रखना, लेवल ऑफ सेल्स, level of sales at which profit is zero, or you can say no profit no loss, profit is zero। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब किस चीज से होता है? सेल्स के लेवल से। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब किस चीज से होता है? सेल्स के लेवल से। हियर द लेवल ऑफ द सेल्स इज द बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, सेल्स का लेवल दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, शायद आपको मालूम है। एक तो यूनिट्स की फॉर्मेट में और एक रुपीस की फॉर्मेट में, राइट। हम कहते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए की प्रोडक्शन करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, एक तो ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम 5000 यूनिट्स बेचें तो वो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो एक बार हमने यूनिट्स में कहा और दूसरी बार लमसम में कहा, टोटल में कहा। गॉट इट? अच्छा, अब बच्चों यूनिट्स एंड रुपीस ये दो चीजें हो सकती हैं। अब मैंने कहा सर हम लोग कहां से स्टार्ट करें? यूनिट से स्टार्ट करें? यस, लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट्स। तो बच्चों अब मेरे पास आ गया ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला बताना, राइट। हालांकि मैं फॉर्मूला तो जल्दी से बता सकता हूं कि ये फॉर्मूला है दिस अपॉन दिस, राइट, पर थोड़ा सा इसको एनालाइज करके, राइट, एनालाइज करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। देखो बच्चों, मान लो कि आपने जो है एक कोर्स कंप्लीट किया और कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब नहीं की बल्कि एक शॉप खोली, दुकान खोली। बिजनेस है, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा वो करेंगे या फिर जॉब करेंगे? जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वो नहीं करेंगे। अच्छा, चलो एनीवे, राइट। अब सभी के सभी लोग जॉब चाहते हैं, पर जॉब किसको मिलती है? मतलब जॉब कहां मिलती है? जहां कोई बिजनेस करता है। तो बिजनेस कोई नहीं करेगा तो जॉब कैसे मिलेगी? किसी ना किसी तो बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब तो बिजनेस में ही मिलेगी ना, तो बिजनेस तो करना पड़ेगा, राइट। चलो हमने कहा एक लेट अस डू द स्टार्ट अ शॉप। किस चीज की शॉप खोले? कोई भी ऐसे बोल दो, बता दो। नहीं, फोन, इन्होंने फोन का नाम लिया, इन्होंने कहा चलो सर सेल फोन की शॉप खोलते हैं, सेल फोन। वैसे मैं कोई और एग्जांपल देता हूं, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। आपने सोचा कि यार लक्ष्मी नगर में हमने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, बहुत सारा वक्त गुजारा है, हम ऐसी शॉप खोलेंगे जो लक्ष्मी नगर में सबसे ज्यादा खुलती होगी, सबसे ज्यादा चलती होगी। आपने पूरी की पूरी मार्केट को एनालाइज किया कि यार इस मार्केट के अंदर ही मुझे दुकान खोलनी है और इस मार्केट में एक ऐसी दुकान खोलूंगा मैं जो कि इस मार्केट में सबसे ज्यादा चलेगी। पूरी मार्केट एनालाइज करने के बाद आपने एनालाइज किया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी दुकान चलती है? सर एजुकेशन के नहीं, कचौड़ी की। लक्ष्मी नगर की सबसे ज्यादा कचौड़ियां बिकती, राइट। बिजनेस को भी छोटा और बड़ा नहीं होता, क्या होता है? नहीं होता। क्या आना चाहिए? प्रॉफिट। तो आपने जो है एक कचौड़ी की दुकान के लिए सोचा। अच्छा सोचो, आपने तो मतलब पूरी कॉस्टिंग पड़ी होगी, तो उस सिचुएशन में आप क्या हो गए कि आपकी जो कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी क्या? फिक्स कॉस्ट। अगर मैं कहूं कि कचौड़ी की दुकान में वेरिएबल कॉस्ट बताओ तो वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होगी? आटा, मैदा, घी, राइट, मसाले, ये सब क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। सो हमने कहा आटा, मैदा, घी, लेबर, ये सब वेरिएबल कॉस्ट होगी,
राइट। जितनी प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी, जितनी कम प्रोडक्शन करेंगे कॉस्ट भी कम लगेगी। आपने ये एनालाइज करके फाइंड कर लिया कि सर ये जो है ना हमारी 3 रुपए पर यूनिट लगेगी, राइट। फिक्स कॉस्ट बताना तो शॉप लेनी पड़ेगी, शॉप का रेंट पे करना पड़ेगा, और सोचो आपको जो है बहुत सारे टूल्स लेने पड़ेंगे, कढ़ाई, गैस, चूल्हा, राइट। मैं ये सब इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं देखी हुई हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो हैं इनके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। दिस आर द कैपिटल एसेट, दिस आर द कैपिटल एसेट, यू हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑल दिस। और सोचो और क्या खर्चा होगा। मैनेजर रखोगे नहीं, अच्छा शेफ रखोगे आप, क्या बात है। तो मैनेजर रखोगे, शेफ रखोगे, तो ये जो होंगे इनके ऊपर भी खर्चे करने होंगे। सपोज करो इसमें आपने अंदाजा लगा लिया कि आपका 5 लाख रुपए का खर्चा होगा पर एनम। कितने खर्चा? 5 लाख रुपए। बच्चों सुनते जाओ, राइट। अच्छा चलो बताओ कचौड़ी कितने में बेचोगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने में बेचोगे? सिर्फ कॉस्टिंग के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे? नहीं, कंपटीशन के बेसिस पर कि सामने की दुकान वाला कितने में बेच रहा है। सोचो अगर आपने यहाँ पर जो फेमस कचौड़ी वाला अगर वो 20 रुपए पर कचौड़ी बेच रहा है और आपने 50 रुपए का 30 रुपए का रेट रख दिया तो डेफिनेटली काम करने का कोई मतलब नहीं है। गॉट इट? तो रेट क्या रखना पड़ेगा? 15, मतलब जो बेस्ट बेच रहा है उससे भी थोड़ा सा कम, ताकि लोग आपकी कचौड़ी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। एम आई राइट? तो सर कितने रुपए का रेट रख दें, क्या कहते हो? 15 रुपए का? 15 रुपए का, 15 रुपए का रेट रख दिया। अब हम अपनी स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। कैसे स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। और स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से स्टार्ट करेंगे? सेल्स से। 1 यूनिट की बात कर रहे हैं, 1 कचौड़ी बिकेगी तो कितने पैसे आ जाएंगे? 15 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट कितना खर्च होगा? 3 रुपए का। तो अभी भी कंट्रीब्यूशन 1 कचौड़ी से कितना मिल जाएगा? 12 रुपए। बट सर 1 कचौड़ी से अभी हमें पूरे साल की फिक्स को जो खर्च करनी पड़ेगी वो अभी भी कितनी होगी? पूरे 5 लाख। तो प्रॉफिट अराइज हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ये तो लॉस अराइज होगा। कितना? 4,99,900 कितना? 88। तो बच्चों 1 यूनिट को क्या मैं ब्रेक इवन पॉइंट कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि 1 यूनिट बेचने पे मेरा प्रॉफिट और लॉस 0 नहीं आ रहा। अच्छा चलो 1 को छोड़ो, अगर मैं कहता हूं कि 10 कचौड़ी बिकती हैं तो क्या होगा? 150 रुपए की सेल। वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितना? 30 रुपए का। और कंट्रीब्यूशन कितना? 120 रुपए का। फिक्स कॉस्ट का खर्चा 5 लाख ही होगा। तो प्रॉफिट कितना? ना माइनस कर देंगे, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। कितना? 4,99,000, हाँ जी 880। ठीक है। अच्छा और ऐसे बढ़ाते जाना है। मैंने कहा सपोज करो 1000 कचौड़ी बेचते हो तो क्या होगा? सेल्स वैल्यू कितनी? 1,50,000। सॉरी 15 इंटू दिस, 15,000 ओनली, नॉट 1,50,000, इट इज 15,000। एम आई राइट ना? तो ये कितना आ गया? 15,000। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 3 इंटू 1,000। बच्चों समझ रहे हो? वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ जाता है, आपने भी बढ़ा दिया। और कंट्रीब्यूशन कितना? 12,000। और फिक्स कॉस्ट कितना? 5 लाख। और माइनस कर दीजिएगा, अभी भी लॉस है। सर आपको बताना है कि कितने नंबर्स ऑफ कचौड़ी बेचो जिससे कि प्रॉफिट और लॉस 0 हो जाए। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब करेंगे कैसे ये सोचना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, राइट। तो जो देखो प्रॉफिट और लॉस 0 हो जाएगा अगर ये जो कंट्रीब्यूशन है वो किसको रिकवर कर दे? फिक्स कॉस्ट। अगर 5 लाख रुपए की रिकवरी हो जाए हर मतलब कंट्रीब्यूशन से,
तो प्रॉफिट और लॉस जीरो हो जाएगा। या ऐसे कहो कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें, प्रॉफिट और लॉस जीरो बचेगा, तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया। बट सर कितने यूनिट्स में ऐसा होगा ये बताना है, राइट। अब इस पर्पस के लिए हमने कहा, सो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिक्स कॉस्ट से, फिक्स कॉस्ट। और इस फिक्स कॉस्ट जो कि कितने रुपीज की है, 5 लाख रुपीज की, राइट। एक यूनिट 1 यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना पैसा रिकवर कर लेता है? सोचो 12 रुपए 1 यूनिट से रिकवर होते हैं, 2 यूनिट से 24 रुपए, ऐसे कितने रुपए रिकवर करने हैं? तो कितने यूनिट चाहिए हमें? 5 लाख डिवाइड बाय 12, डिवाइड कर दो, फिर से 41667। If you sell 41667 units, then your profit or loss will be zero। आपको कि नहीं सर मैं तो नहीं मानता हूं, तो इसको चेक करके देखेंगे सर, बिल्कुल चेक करना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। हम लोग एक काम करते हैं, स्टेटमेंट के अंदर ना, इस स्टेटमेंट में हम लोग ये वाली यूनिट्स ले लेते हैं। हम लोग स्टेटमेंट में ले लेते हैं दैट सपोज दैट कि हम लोग 41667 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सेल्स वैल्यू कितनी है? 41667 इंटू 15 मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, बताइए कितना आता है? 625005, राइट। माइनस क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट है, तो इतने नंबर्स यूनिट्स के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। यस प्लीज बताइए। 125005, बाकी कितना बचा? 5 लाख। और फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? 5 लाख। प्रॉफिट और लॉस कितना आ गया? वेरी सिंपल। सो नंबर्स ऑफ यूनिट्स आपने निकाला, कैसे निकाला बच्चों बताना तो? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 यूनिट कंट्रीब्यूशन। यू कैन से फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और बच्चों इस लेवल को, इसको हम क्या बोलेंगे अब? और जो ये ब्रेक इवन पॉइंट निकाला आपने, वो किस टर्म में निकाला? यूनिट्स की टर्म में। गॉट इट? तो बच्चों ऊपर की तरफ मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था, उसमें मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं अब कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इन रुपीज, नो डाउट टोटल, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या? पर यूनिट, नो डाउट इन रुपीज, राइट। तो बच्चों दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा ये जो आंसर निकाला है वो किस टर्म में निकाला है हमने? यूनिट्स में। अब सर मुझे इसी आंसर को ना रुपीज में फाइंड करना है। आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रुपीज टोटल में। कैसे करूंगा मैं? ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। मैंने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल दिया। मतलब आप ये समझ लो, हमारी इस एग्जांपल में हमने कहा, प्लीज ऊपर एक बार, ऊपर हमने यहाँ पर ये कहा 41667 यूनिट्स की अगर आप कचौड़ी बेचोगे, 41667 यूनिट्स कचौड़ी बेचोगे तो प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा? 0। अब मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहता हूं। रुपीज में कैसे करूं? क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय किससे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। मल्टीप्लाई बाय किससे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो बच्चों यही हम कर रहे हैं, हम आपको यही कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आया ना, इसको आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो ब्रेक इवन पॉइंट किस टर्म में होगा? रुपीज में। वेरी सिंपल, राइट। कोई डाउट बच्चों? अच्छा, और आगे चलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा ऊपर एक बार, जस्ट 1 मिनट प्लीज, ऊपर एक बार ध्यान दीजिएगा। हमने कहा सर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इसका फॉर्मूला तो बताना मुझे। 1 मिनट के लिए ऊपर देखेंगे सिर्फ, नहीं तो आपको जादू लगेगा। इनटू क्या है ये? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन व्हाट? रुपीज। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज तो ठीक है, और आपने क्या किया है, ये है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो है ही, और आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट को उठा के यहां ट्रांसफर कर दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या? यस।
ये तो मैथमेटिक्स है छोटा सा भी। अगर आपके पास एक्स अपॉन ए अपॉन इंटू बी लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए अपॉन बी, राइट। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स। तो बच्चों यही हम कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को, गुड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को कंट्रीब्यूशन के अपॉन में ले गए। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, राइट। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, इससे क्या फायदा हुआ? सर फायदा ये हुआ कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमने पहले कहीं स्टडी किया हुआ है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, राइट। पर हाँ, वो पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100 करके आया हुआ था, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है। कोई बात नहीं, हमने कहा कि सर ये है तो पीवी रेशो ही, ये क्या है, प्राइस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, बट सर ये जो रेशो है ना ये फ्रैक्शन में है। आपको सर ये फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? तो सर मान लो 40% है पीवी रेशो, तो 40% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, 0.40। तो जब भी इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग यहाँ पीवी रेशो यूज करेंगे तो वो रेशो हम लोग हमेशा हमेशा किस फॉर्मेट में यूज करेंगे, फ्रैक्शन में, वेरी सिंपल, मतलब डेसिमल में, राइट। सो बच्चों ये हमने आपको सिखा दिया दैट फॉर्मूला फॉर द ब्रेक इवन पॉइंट। आई थिंक कॉपी कर सकते हैं, क्या कर लिया? आपको अगर सर कभी आप बोलते हो ऊपर देखो, फिर कहते हो कॉपी कर लिया, है ना, होता है। चलिए सर कॉपी करेंगे फास्ट। मैं डेफिनेटली तब तक वेट करूंगा जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे, विल नॉट मैटर। क्या नहीं टीवीएस पुराना चला जाऊं? ये कॉपी हो गया बच्चों? इज इट कॉपीड? ओके, प्लीज कॉपी दिस पोर्शन ऑल्सो एंड देन कितने कॉन्सेप्ट हो गए बच्चों? 3 4th एंड 5th, मतलब 2 कॉन्सेप्ट और हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट 4 है वैसे और, पर 2 कॉन्सेप्ट के बाद हम क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल, फिर वापस 2 कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, राइट। और बच्चों अगर ये टोटल 6-7 कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं, अगर ये आप अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लोगे, यकीन मानो पूरा सीवीपी एनालिसिस आपका है। कम से कम 5 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर, 5 से 15 नंबर एग्जाम में आपके होंगे। 5 मार्क्स तो हैं ही। कैन आई रब दिस? हटा दे बच्चों इसे। ओके, 1 मिनट, आई विल वेट। यस सर, डन हो जाना चाहिए अब तक तो। ओके गुड, वेरी वेरी नाइस। सो बच्चों आगे प्रोसीड कर दें। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। एंड द कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज, सुनिएगा, एंड द कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज, देखो बच्चों आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दिया, क्या फाइंड कर दिया, ब्रेक इवन पॉइंट। बट सर आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस क्या ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कर रहे हैं? क्या आपने जॉब करने का डिसीजन छोड़ा वो इसलिए ताकि ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए? नहीं, हमेशा हमेशा हम ये चाहेंगे कि हम किसी भी बिजनेस में तब एंटर करें
जब हम अपने डिजायर प्रॉफिट को अर्न कर सके, हम अपने डिजायर प्रॉफिट को अर्न कर सकें। और डिजायर प्रॉफिट को तभी अर्न कर पाएंगे जब हमें पहले से एक्सपेक्टेशंस होगा कि हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं या नहीं। राइट मैंने कैसे बताओ, अगर आपने जॉब को छोड़कर इस तरह का बिजनेस किया है तो कितना कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो? 1 साल का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कुछ भी हो सकता है। राइट तो इसको हम बोलेंगे डिजायर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? डिजायर प्रॉफिट। और उस डिजायर प्रॉफिट के लिए हम ये आइडेंटिफाई करना चाहेंगे दैट हाउ मच नंबर्स ऑफ यूनिट्स वी हैव टू सोल्ड। सो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली। क्या फाइंड करना है? सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। तो मुझे कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज आवर क्वेश्चन। बट सर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दैट कैन बी कंप्यूटेड अगेन इन 2 टर्म्स। यस प्लीज, कैसे? यूनिट्स, या तो यूनिट्स में और या तो राइट रुपीस में, या तो यूनिट्स में और या तो रुपीस में। अब यूनिट्स में कैसे करेंगे और रुपीस में कैसे करेंगे? तो यूनिट्स में करने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेल्स यूनिट्स में आइडेंटिफाई करना है फॉर डिजायर प्रॉफिट। कैसे करें? क्या कहते हो? देखो अब आप ये चाहते हो कि आपका जो प्रॉफिट हो, आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, आपका जो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ले और साथ ही साथ क्या रिकवर कर ले? प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी कितना? जो भी आपकी इच्छा है। मैं आपको कुछ भी बोल दिया, मैंने कहा सपोज 10 लाख। राइट तो मतलब अब आप ये चाहते हो कि प्रॉफिट 10 लाख का रिकवर हो जाए और 5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, यानी कि कुल मिलाकर कितना कितना अमाउंट रिकवर करना चाहते हो? तो आप 15 लाख रुपए कमाना चाहते हो। और हर एक कचौड़ी, हर एक यूनिट आपको कितना पैसा रिकवर करके देती है? 12 रुपए। ऐसे ना, आपको जो हर एक यूनिट है वो कितना अमाउंट रिकवर करके देती है? दिस इज वी हैव 12 रुपीज। राइट तो क्या कहते हो, कैसे फाइंड करें? हाउ मच नंबर्स ऑफ यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। राइट मैं फिर से लिखता हूं, हमने कहा क्या लिखेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस desired profit and divided by contribution per unit. राइट और बच्चों मैं अगर इस वाले एग्जांपल में इस वैल्यू रिप्लेस करूं तो फिक्स कॉस्ट कितने की है? 5 लाख। और प्रॉफिट कितने का है? डिजायर प्रॉफिट 10 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 12 रुपए। सो 12 रुपए। और बच्चों आपने प्लस करके डिवाइड भी कर दिया, बता दो कितना आया? 125। पक्का? आई डोंट थिंक सो। 15 लाख डिवाइड बाय 12 पूरा ओके 1,25,000 ही आता है। तो बच्चों अगर आप 1,25,000 कचौड़ियां बेचोगे 1 साल में तो क्या लगता है बिक जाएंगे? एक साल में 1,25,000 कचौड़ियां, कैन इज इट पॉसिबल? अगर हमें लगेगा कि हाँ वे बिक जाएंगे तो हम इस तरह के बिजनेस में एंटर करेंगे। अगर लगेगा नहीं यार ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, राइट, तो हाँ इस तरह के बिजनेस में एंटर ही नहीं करेंगे। राइट देखो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि हमारे डिजायर प्रॉफिट के लिए हमारा टारगेट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कहीं गलत बिजनेस में जा रहे हैं। राइट सो इन फैक्ट बिजनेस में एंटर होने के बावजूद भी ये पता होना बहुत जरूरी है। बताओगे क्यों? बिजनेस को पता तो चले उसको करना क्या। बिजनेसमैन का टारगेट है प्रॉफिट कमाना, राइट, एम्प्लॉइज का टारगेट है प्रॉफिट कमाना, इसमें मतलब बिजनेसमैन की हेल्प करना। पर बिजनेसमैन किस किस पर्सन को कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की करे, और सेल्स मार्केटिंग मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट जो होगा उसको मार्केटिंग का क्या टारगेट दे, राइट, तो ये कैसे पता चलेगा?
हमें पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं। तो हम क्या चाहते हैं, 1,25,000 यूनिट्स की सेल करना, ताकि हमारा डिजायर प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपए अचीव हो सके। आई थिंक क्लियर। अगर बच्चों फिर से पुरानी बात कि अगर मैं आपको कहूं कि सर सेल्स इन रुपीस मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सेल्स इन यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो आपके पास सेल्स इन यूनिट्स तो है ही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, राइट। बच्चों फिर से फॉर्मूले में पहले जैसे होने वाला है, लाइक सेल्स इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। प्लीज ऊपर एक बार, ये सेल्स इन यूनिट्स आपने कैसे फाइंड किया था? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन, अपॉन कंट्रीब्यूशन राइट ना, ऐसे ही फाइंड किया था। अच्छा, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम लोग अपॉन में ले जाएंगे, तो फिर से फॉर्मूला हमारा बदल जाएगा। तो फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा? यस 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 यस, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहां पर अपॉन में आ जाएगा। दिस विल बी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, राइट। और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या बन जाएगा? पीवी रेशियो। तो आपके पास बच्चों एक और फॉर्मूला बन गया, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और बच्चों ये पीवी रेशियो फिर से किस टर्म में होना चाहिए? राइट, दैट शुड बी इन फ्रैक्शन। मतलब 40% है तो 0.40, 60% है तो 0.60, 30% है तो 0.30, लाइक दिस। आई थिंक क्लियर। चलिए और आगे चलते हैं, कहने आगे प्रोसीड करें पक्का। नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर मैं सोच रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल स्टॉक क्वेश्चन स्टार्ट करवा देता हूं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, दैट विल बी मोर गुड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, यू हैव द बुक्स। चलिए 1.1, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1, आई थिंक क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1.1 प्लीज। Yes, done? Right. And question says, calculate PV ratio in each of the following independent situations. तो आपको क्या फाइंड करना है? PV ratio. PV ratio बोले तो contribution upon sales into 100. Right. So we have to find out PV ratio. मैंने कहा ये रहा PV ratio, and this PV ratio is equal to right. First part of the question, and first part of the question says variable cost 60, contribution 40. देखो आप क्या किया करो, सबसे पहले ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना ही लिया करो, याद रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ये आप हमेशा बना लिया करो, राइट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको हमेशा हमेशा ये स्टेटमेंट बना लेनी है। क्वेश्चन चाहे छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, आपको ये स्टेटमेंट बना लेनी है। इससे आपके आधे इशू खत्म हो जाएंगे, राइट। मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क देने के बाद आपसे नेक्स्ट क्लास में डाउट भी पूछूंगा। आप जितने भी डाउट लेके आओगे ना, सभी क्वेश्चंस को मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के करके दिखाऊंगा,
और आपने क्या गलती की होगी कि आपने ये स्टेटमेंट नहीं बनाई होगी, राइट। आपको कुछ ऐसी बातें कर रहे हो, आप तो बता रहे हो, फिर भी हम नहीं बनाएंगे। हाँ सर, हमेशा बच्चे ऐसे ही करते हैं। सर देखिएगा, आपके पास सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो बाकी क्या बच जाता है, कंट्रीब्यूशन बच जाता है। तो देखो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है कितने रुपीस की, 60 रुपीज की। कंट्रीब्यूशन है कितने रुपीस का, 40 रुपीज का। अच्छा, बैकवर्ड जाके आप क्या सेल्स निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 100। तो अब आपको कहा जाए कि बच्चों पीवी रेशियो निकालो, तो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन कंट्री अपॉन सेल्स इनटू 100। So this means 40 upon 100 into 100 and this is how much, हो गया, कोई डाउट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेल्स 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन तो आ ही गया, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, पीवी रेशियो। तो बच्चों पीवी रेशियो फाइंड करना है, सिंपल। तो पीवी रेशियो फिर से कैसे फाइंड करें, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 एंड द कंट्रीब्यूशन इज 5, सेल्स इज 20 एंड इनटू 100 हाउ मच, लीजिए जी, ये भी आ गया 25%, राइट सर। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और देखो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स। सो यू हैव अ रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 84%। आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन और नहीं दी हुई और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आप पीवी रेशियो निकालो, कैसे करोगे, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 होता है, और आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, पीवी रेशियो होगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन रेशियो होगा। इट एम्प्लॉइज दैट कंट्रीब्यूशन रेशियो इज इक्वल टू हाउ मच, 16%, ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज प्रॉफिट हाँ जी, प्रॉफिट 5000, प्रॉफिट कितने का है, 5000 का। सेल्स 25000, सेल्स 25000, फिक्स कॉस्ट 8000, और कुछ दिया हुआ है नहीं, कोई बात नहीं, बैकवर्ड चले जाएंगे हम लोग, और बैकवर्ड जाके आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना, 13,000। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, आपको तो पीवी रेशियो फाइंड करना है। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 एंड द कंट्रीब्यूशन इज 13,000 अपॉन 25,000 इनटू 100 हाउ मच, 52%। आई थिंक क्लियर, यस। अब जो एक फिफ्थ पार्ट भी हमारे क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट में जो फॉर्मूला यूज होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट यूज होगा, राइट। कैसे डिफरेंट यूज होगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। आगे प्रोसीड करें। फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, देखो आपके पास लिखा हुआ है ईयर 1 एंड 2। ईयर 1 के आपके पास सेल्स गिवन है, ईयर 1 की सेल्स कितनी गिवन है, 50,000, और टोटल कॉस्ट भी गिवन है। बच्चों ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट बोले तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपीस का है, 40,000 का। एंड ईयर 2 सेल्स कितने रुपीस का है, 60,000, और फिर से टोटल कॉस्ट गिवन है कितने रुपीस का, 45,000, राइट। अब बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने रुपीस का, 10,000, और यहां पर कितना रुपीस, 15,000, राइट। अब बच्चों हमने जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला सीखा था वो क्या सीखा था,
कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। बट सर ध्यान दो, कंट्रीब्यूशन तो फाइंड कर ही नहीं पाते हम लोग, यहां पर कंट्रीब्यूशन तो फाइंड कर ही नहीं सकते, या कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट चाहिए या फिक्स कॉस्ट चाहिए? अगर वेरिएबल कॉस्ट होगा तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, अगर फिक्स कॉस्ट होता है तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाता। तो दोनों ही चीजें हमें नहीं पता। तो बच्चों जब हमारा ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पा रहा ना, तो हम आपको एक और नया फॉर्मूला बता रहे हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इन 200। आपको वैसे तो अजीब फॉर्मूला हो गया, तो मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि चेंज इन प्रॉफिट जो है ये वही कंट्रीब्यूशन ही है। आई विल प्रूव दिस, बट फिलहाल के लिए मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द अनदर फॉर्मूला फॉर पीवी रेशो। आपको भी सर पहले तो लिखवाया नहीं था, बिल्कुल सर पहले नहीं लिखवाया था, आप लिख लीजिए। पीवी रेशो के कॉन्सेप्ट में आपके पास ये भी एक फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला था ही, और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, राइट। पर से दूसरा फॉर्मूला यूज कब करेंगे? जब पहला फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। अगर पहला फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करो, सिंपल। आई थिंक क्लियर? अच्छा, आप कहेंगे सर इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं। बिल्कुल सर, क्वेश्चन में यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट में चेंज कितना है? 5000, और हमारी सेल्स में चेंज कितना है, राइट। सो चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 5000 एंड चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू 10,000 इंटू 100, राइट। बस हो गया कैलकुलेट, और ये कितना हो गया? सो दिस 50% इज द पीवी रेशियो। फॉर्मूले को प्रूव करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट आई विल डू दिस, बट सबसे पहले आप कॉपी करेंगे। कॉपी इट, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये हमने 1.1 क्वेश्चन कर लिया, राइट। 2.1 क्वेश्चन रीड कीजिए। 2.1 एक्चुअली बच्चों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते करते करना ज्यादा अच्छा लगता है, यस ना? तो इसी रीजन से मैं ये न्यूमेरिकल बीच में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो देखिए क्या लिखा हुआ है। 2.1 क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स। तो क्या फाइंड करना है? ब्रेक इवन सेल्स। अब बच्चों आपसे पूछ रहा है ब्रेक इवन सेल्स, तो आपको नो डाउट या तो यूनिट्स में निकालनी है कैलकुलेशन, और या तो रुपीस में निकालनी है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेल्स, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। कहां से स्टार्ट करें? स्टेटमेंट से। देखो भूल गए थे ना? नहीं भूले थे? बहुत अच्छी बात। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें? स्टेटमेंट से। कहीं और से सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कह लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कर लो। कैसे लिखोगे? सेल्स। अगर टोटल और पर यूनिट है तो दोनों लिखना, अगर एक ही है तो एक ही लिखना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बाकी क्या बच जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। बाकी क्या बच जाएगा? प्रॉफिट, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेल्स। बताना सेल्स की वैल्यू है हमारे पास? यस, सेल्स है हमारे क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सेल्स लिखा हुआ है। तो सेल्स की वैल्यू है 10 लाख, तो 10 लाख ही लिखेंगे। यस सर, जस्ट 1 मिनट। सेल्स 10 लाख। ओके, नेक्स्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट की जगह पे लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। 2 लाख को 2 लाख प्रॉफिट की जगह पे लिख देते हैं। अच्छा, बैकवर्ड जाएंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3 + 2 5 लाख, और फिर बैकवर्ड और जाएंगे तो आपके पास और क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। कितना? 5 लाख। अगर आपकी ये इनकम स्टेटमेंट बन गई है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बन गई है, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो?
कैसे करोगे, क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन सेल्स। फॉर्मूला बताओ। दो फॉर्मुलाज होते हैं, पहला फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको पर यूनिट में पता होनी चाहिए, आपको नहीं पता तो पर यूनिट में तो हम फाइंड कर नहीं सकते। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आपको पीवी रेशियो चाहिए पहले। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है आपके पास कितने रुपीस, 3 लाख। पीवी रेशियो चाहिए, तो पीवी रेशियो के लिए मैंने एक छोटा सा स्टार बना दिया। इस स्टार को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, पीवी रेशियो। हाउ इट विल बी कंप्यूटेड, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सो कंट्रीब्यूशन कितना, 5 लाख, सेल्स कितना, 10 लाख, तो कितना हो गया ये 50%। पर से 50% तो आ गया, बट मुझे पीवी रेशियो जो यहां पर रिप्लेस करना है फॉर्मूले के अंदर, वो फ्रैक्शन में करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, 0.50, राइट। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, आई थिंक 6 लाख। तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 6 लाख। आई थिंक क्लियर, पक्का पक्का। आपको कि नहीं सर हम तो, हमें प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो आपने निकाला ना ये ब्रेक इवन है। सर प्रूफ कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। देखो सेल्स है 6 लाख रुपए की, राइट। प्लीज ऊपर देखेंगे बाद, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी है, 50% है ना। तो अगर सेल्स 6 लाख की है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 3 लाख। Got it? Contribution 3 lakh. Fixed cost will remains constant. Profit 0. So no profit no loss आ गया। तो इस 6 लाख को क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इवन सेल्स। आई थिंक इजी, यस सर। अच्छा उसके बाद 2.2 तो आपका रीड कीजिएगा, रीड करते ही आपका हो जाएगा। कैन आई प्रोसीड। सो बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4.4। क्वेश्चन नंबर 4.4। हाँ जी अपने आप से करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, वैसे तो हो जाना चाहिए। फोर 4.4 आप खुद अपने आप से कीजिएगा। 4.3 भी स्टार्ट कीजिए, मतलब पहले 4.4 कीजिए उसके बाद 4.3, राइट। ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। मैं चाहता हूं कि आप इन दो क्वेश्चंस को अभी के अभी ट्राई करें, राइट नाउ। हाँ जी बच्चों लेट अस स्टार्ट। तो आपने नो डाउट क्वेश्चन ट्राई किया होगा 4.4, 4.3 और 4.3 4.4 क्वेश्चन तो आपका हो ही गया होगा। तो मैं आपके साथ यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.3, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू क्वेश्चन नंबर 4.3। मेनली थर्ड पार्ट में बच्चों को डाउट होता है, पर सर करवाना पड़ता है सारा का सारा क्योंकि लिंक है सब थोड़ा सा। तो बच्चों स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपने नहीं किया तो यकीन मानो अभी तक आपने ये बात अच्छी तरह से नहीं मानी है मेरी।
स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो पहले रिप्लेस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेल्स। और देखो यहाँ पर दो कॉलम बना लें, एक तो टोटल और एक पर यूनिट। लाइक वेरी फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन सेज सुल्तान प्लास्टिक कंपनी मेक्स प्लास्टिक बकेट एंड एनालिसिस ऑफ देयर अकाउंटिंग रिवील्स वेरिएबल कॉस्ट पर बकेट। अच्छा 1 मिनट, तो सेल्स है ये और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है ना, और इसके बाद माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में माइनस कर देंगे क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर बकेट, राइट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बता रहा है, कितने रुपीज की है? 20 रुपए की। तो पर यूनिट के नीचे में लिख देंगे फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, टोटल है, तो टोटल में लिख देते हैं। एंड हाउ मच अमाउंट? 50,000 फॉर द ईयर, एंड दिस इज अबाउट द ईयर। कैपेसिटी 2000 बकेट्स, मतलब हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक साल में कितनी बकेट बना सकते हैं? 2000। तो 2000 मैक्सिमम कैपेसिटी है। ओके। सेलिंग प्राइस पर बकेट इज ₹70। तो बच्चों ये पर यूनिट है, पर यूनिट है तो कहां पर लिख देंगे? सेल्स में, पर यूनिट में। सो डिफरेंस आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना? 50 रुपए का। राइट। अच्छा, क्या यहीं से आप क्या प्रॉफिट फाइंड कर सकते, सॉरी पीवी रेशो फाइंड कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, इजिली आ जाएगा। पीवी रेशो कॉन्ट्री अपॉन सेल्स इंटू 100 एंड कंट्रीब्यूशन इज 50, सेल्स 70 इंटू 100, हाउ मच? 4285%. So this is the basically PV ratio. Is it clear? तो बच्चों आपने पीवी रेशियो फाइंड कर दी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपको मालूम ही है। अब देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें कहता गया है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। जब हम क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, बेसिकली वो नंबर्स ऑफ यूनिट्स निकालो जिनको बेचने पर हमारा प्रॉफिट और लॉस 0। तो कैसे फाइंड करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या? पर यूनिट। तो बच्चों फिक्स कॉस्ट, हाउ मच फिक्स कॉस्ट भी है? यस, हमें मालूम है 50,000 है, तो यहाँ 50,000 आ जाएगा, ठीक है ना। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम है क्या आपको? 50 रुपए का। तो आपके पास नंबर्स ऑफ यूनिट्स आ गए, कितनी बच्चों? 1000 ना। तो अगर आप 1000 यूनिट सेल कर देंगे, अगर आप 1000 यूनिट सेल कर देंगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा? 0। और बच्चों अगर आपको यही ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में फाइंड करना है तो कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये है 1000 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बच्चों ये हमें मालूम है? नहीं मालूम है। कितने रुपीज है? 70 रुपए। मल्टीप्लाई कर दिया है और ये आ जाता है 70,000। तो बच्चों अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारी कंपनी 70,000 रुपए की सेल करती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और यू कैन से अगर हमारी कंपनी 1000 यूनिट्स बेचती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट आपने कर भी लिया होगा। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर्स ऑफ बकेट्स, यानी कि यूनिट्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ बकेट्स टू बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। कहता है कि हमारा जो डिजायर प्रॉफिट है, डिजायर प्रॉफिट जो है वो कितने रुपीज का है? 30,000 रुपए का। हम 30,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। बताइए इस 30,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए हम कितनी नंबर्स ऑफ यूनिट्स बेचें, सेल आउट करें? राइट। तो बच्चों क्या कहते हो, कैसे क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड आउट सेल्स नंबर्स ऑफ यूनिट्स फॉर, राइट, फॉर डिजायर प्रॉफिट। राइट। मतलब अब आप फिक्स कॉस्ट तो अर्न करना ही चाहते हो, साथ ही साथ डिजायर प्रॉफिट भी अर्न करना चाहते हो, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। राइट। तो ये कितना है?
जस्ट 1 मिनट। डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं बच्चों? तो फिक्स कॉस्ट, तो बच्चों फिक्स कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में गिवन है 50,000 एंड डिजायर प्रॉफिट कितने रुपीस का? 30,000 का। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अच्छा पीवी रेशो आएगा क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि नंबर्स ऑफ बकेट बताओ, मतलब नंबर्स ऑफ यूनिट्स बताओ। सो देयर इज नो नीड टू कंप्यूट, मतलब रुपीस में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और कितना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 50 रुपए का, 50 ना, तो 1600। अगर 1600 यूनिट्स हमारी कंपनी बेचेगी तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 30,000 रुपए का। आई थिंक क्लियर? ये सेकेंड पार्ट कर लिया बच्चों हमने क्वेश्चन में। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज इफ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 बकेट्स मोर पर ईयर, अगर हमारी कंपनी 600 बकेट्स और बनाए विद एन एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹2,000, कहते हैं कि अगर हमारी कंपनी मोर बकेट्स कितनी बनाए? 600। और ऐसा करने के लिए हमारी कंपनी को एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो खर्च करनी होगी वो कितने रुपए की खर्च करनी होगी? 2,000 रुपए। मतलब जो 50,000 की पहले कॉस्ट खर्च हो रही है वो तो हो ही रही है, उसके अलावा ये 2,000 रुपए और खर्च करने हैं। तो यानी कि टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 52,000। तो इट एम्प्लॉइज दैट न्यू फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 पहले वाला, 2,000 नए वाला, सो दैट इज ₹52,000। तो अगर हमारी कंपनी की नई वाली फिक्स कॉस्ट 52,000 रुपए है, व्हाट सेलिंग प्राइस, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा? व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द प्रॉफिट पर बकेट? इतना सेलिंग प्राइस होना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट पर बकेट यानी कि प्रॉफिट पर यूनिट कितना होना चाहिए? सेम एज बिफोर। प्रॉफिट पर बकेट एज एट सेकंड अबव, किसके बराबर? सेकंड अबव। क्वेश्चन समझ में आया? आपको डायरेक्टली डिजायर प्रॉफिट नहीं बता रहा, आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि डिजायर प्रॉफिट क्या है। कितना डिजायर प्रॉफिट? जितना सेकंड पार्ट में हमने प्रॉफिट निकाला उतना नहीं, उतने के पर यूनिट बकेट के बराबर। टोटल की बात नहीं कर रहा बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट पर बकेट जो हमारे सेकंड पार्ट में आया था उसके बराबर प्रॉफिट होना चाहिए। अब उसके बराबर मतलब क्या हुआ? देखो हम पहले सेकंड पार्ट में चले जाते हैं। सेकंड पार्ट में प्रॉफिट कितना था? 30,000 रुपए, ठीक है। सेकंड पार्ट में नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी बेची हमने? 1600। ये हमने फाइंड किया ना, हमने कहा 30,000 के प्रॉफिट के लिए 1600 यूनिट बेचना चाहिए, तो हमने कहा नंबर्स ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ यूनिट्स इन सेकेंड पार्ट इट्स 1600। तो जो अब आपके पास यहां पर प्रॉफिट पर बकेट आ गया 18.75, 4 डिजिट तक। मैंने हमेशा बोला हमेशा कैलकुलेशन 4 डिजिट तक करना, इसके आगे कुछ तो नहीं है। अच्छा नहीं है तो छोड़, 18.75 आ गया, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि जो ये प्रॉफिट पर बकेट है ना, दैट शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट इन द नेक्स्ट पार्ट। I think clear? So it should be profit per unit in third part, right? पर बच्चों ये प्रॉफिट पर यूनिट है। अब मुझे बताओ कि थर्ड पार्ट में नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि मोर बकेट 600,
600 और किससे और कैपेसिटी से। आपके पास जो नंबर्स ऑफ बकेट्स की कैपेसिटी पहले थी वो कितनी थी 2000। क्वेश्चन कर रहा है कि 600 और अगर हमारी देखो कैपेसिटी बढ़ रही है तभी तो फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। याद हमने सीखा था कि फिक्स कॉस्ट कब बढ़ती है जब कैपेसिटी से भी हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो हम 600 और बकेट्स बना रहे हैं और फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो हम लोग बेसिकली किससे ज्यादा बना रहे हैं कैपेसिटी से। तो थर्ड पार्ट में जो आपके पास नंबर्स ऑफ यूनिट्स हैं, नंबर्स ऑफ बकेट्स, वो कितनी है 2000 जमा 600 यानी कि 2600। राइट। तो इससे बच्चों आप क्या डिजायर प्रॉफिट इन टोटल इन रुपीज फाइंड कर सकते हो। ऑब्वियसली यस। कैसे हो जाएगा 2600 इंटू ये प्रॉफिट पर बकेट तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। यस। सो मल्टीप्लाई कर दिया आपने कितना 750 48750। सो प्रॉफिट पर टोटल डिजायर प्रॉफिट इज 48,750। तो इतना प्रॉफिट हम चाहते हैं। राइट। इतना प्रॉफिट अगर हम चाहते हैं तो अब आपको बताना है कि नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछता है फिर से रीड करो। इफ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 बकेट्स मोर पर ईयर विद एन एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹2000 व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अच्छा आपको फाइंड क्या करना है सेलिंग प्राइस। कहते हैं कि बताओ सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होना चाहिए हमें मालूम नहीं है। सपोज इट टू बी एक्स। सपोज इट टू बी एक्स। राइट। अच्छा माइनस इसमें कर दीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट। हाउ मच वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो वही रहेगी ना जो पहले थी या चेंज हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो चेंज होती ही नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। कितना था तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन 20। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया x माइनस 20। कोई डाउट। ये मैं आपको एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं। राइट। मतलब आपको अगर पहली क्लास में एडवांस क्वेश्चन। यस पहली क्लास में एडवांस क्वेश्चन x माइनस। ये कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब कुछ अनहोनी होने वाली हो। राइट। तो अच्छी बात है आपको तो आता होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं आप बच्चों खेलने लग जाएंगे इन क्वेश्चन के साथ। दिस इज जस्ट लाइक ए वीडियो गेम। प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 जो हम आपको 6 7 कॉन्सेप्ट बताएंगे वो आपके माइंड में छपे हुए होने चाहिए। नथिंग एल्स। राइट। अच्छा अब बच्चों ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ गया। अब मैं करूं कैसे थोड़ा सोचो। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ओके ओके। अब मेरे पास बेसिकली दो रास्ते हैं। मैं आपको पहले एक मेथड बताता हूं। मेथड नंबर 1 देखो माइंड कहीं पर भी आपका भी क्लिक कर सकता है। राइट। मेथड नंबर 1 क्या है कि आपके पास सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करो। राइट। सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय। इज इट क्लियर। आपको कैसे ये कैसे पता चला आपको ये फॉर्मूला यूज करने में बताता हूं। देखो सेल्स फॉर फिक्स कॉस्ट कितनी 52,000। डिजायर प्रॉफिट कितना ऑलरेडी फाइंड कर चुके आप। डिजायर प्रॉफिट कितना 48,750। अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना अभी भी तो फाइंड किया x माइनस 20। अच्छा इसके लिए सेल्स कितनी दैट वी नो एक्चुअली वो नो 600 बकेट्स मोर। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है 600 बकेट्स मोर मतलब नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी। तो अब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा हो गया। यस यस। तो मैंने कहा ये मेथड 1 है आपके माइंड में ये आ सकता है। मेथड 2 आपके माइंड में ये भी क्लिक कर सकता है। क्या क्लिक कर सकता है कि सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाइए।
स्टेटमेंट प्रॉफिट कैसे बनता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका बन जाएगा फिक्स कॉस्ट एंड माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। ये क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको मालूम है ऑलरेडी। यस प्लीज, कितना? 48,750। 48,750। अच्छा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ये मैं टोटल की बात कर रहा हूं। सेल्स कैसे निकालते हैं? नंबर्स ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी एक्स। लेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी एक्स। तो सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2600 एक्स, राइट। 2600 क्या है? नंबर्स ऑफ यूनिट्स, और एक्स सेलिंग प्राइस। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 2600 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 20। ठीक है, माइनस करके क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट भी आपको मालूम है, कितने रुपीज? 52,000, राइट। तो यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करके आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स। यस ना, हो गया। यहां से भी वही एक्स आएगा, और इस वाली मेथड से भी वही एक्स आएगा। पर सर आपके माइंड में कुछ ना कुछ मतलब क्लिक होना चाहिए। मेथड 1 मेथड 2 विल नॉट मैटर। अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं होगा तो विल मैटर, राइट। सो दिस इज आवर दिस कॉन्सेप्ट। होमवर्क करना चाहेंगे थोड़ा सा? यस सर, बिल्कुल करना चाहेंगे। हाँ श्योर। फोर 4.1, 4.2, 4.5, 4.6। हाँ जी, होमवर्क 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, राइट। तो 4.3, 4.4 तो हमने कर ही लिया है। सो दिस इज अबाउट टुडेस क्लास। जस्ट तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। सो दिस इज अबाउट टुडेस क्लास।